सबसे पहले तो ये देखो कि बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अब इसको लीनियर फॉर्म में 2 टाइम्स लिखा है तो इसी को बाइलिनियर फॉर्म बोलते हैं। और इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि एक कोई मैट्रिक्स है, उधर उसका ट्रांसपोज किया है एक्स का, और एक्स एक और मैट्रिक्स है, तो इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो ये बाइलिनियर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हमें चेक करें कि इसमें कौन सी बाइलिनियर फॉर्म है कि नहीं है। तो देखो इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं लाइक हम, ओके, तो इट कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज x1 प्लस x2 सर y1 प्लस y2 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं है। फिर उसके बाद ये जो माइनस फॉर्म में दे रखी है और इधर 2 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो इट कैन बी ट्रू। स्टार्टिंग में 2 कोफिशिएंट आ गए, इधर बाइलिनियर आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, राइट, एंड दिस कैन बी ऑल्सो ट्रू। फिर यहाँ पे है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ये है ओवर आर है ना, रिप्रेजेंट करिए ज़ीरो को नॉन ट्रिवियल इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग टू आर क्यूब सच दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक फील्ड है ज़ीरो है। ठीक है, जो एक्स वाई जेड है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डायमेंशन क्या है 3। क्या चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ज़ीरो हो जाए, उसके लिए हमें एक ऐसा नॉन ज़ीरो वेक्टर चाहिए। नॉन ज़ीरो वेक्टर हमें 2 केस में मिलता है, या तो आइगन वैल्यू ज़ीरो मिल जाए, या फिर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव आइगन वैल्यू मिले और वो इनडेफिनेट हो जाए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो इनडेफिनेट है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए x नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद ये है 1 3 -2, इसकी मैट्रिक्स तो बना ही लोगे। फिर ये इनडेफिनेट आ रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करवा जाएगा। ठीक है, देखो अगर इसमें हमें चेक करना है कौन सा पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। आर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब किस तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा जाएगा, एक्स वाई फॉर्म का, राइट, मतलब डायमेंशन 2 है बेसिकली। अगर किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिव आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में वो नेगेटिव डेफिनेट हो सकता है, पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं होगा डेफिनेटली। फिर अगेन हमने इसको सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट हमें पॉजिटिव मिलेगा, विच वे भी पॉजिटिव डेफिनेट, राइट, क्योंकि फिर उसके बाद 2 ही वैल्यू है, आइगन वैल्यू भी 2 आएगी क्योंकि 2 डायमेंशन ही 2 है, λ1 λ2, और उसमें भी ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव ही है। और फिर आइगन वैल्यू निकाल के देख लो, 0 आ रही है, इट मीन्स नॉट अ पॉजिटिव। ठीक है, अगेन नेगेटिव आ रही है तो नॉट, सो नेगेटिव आइगन वैल्यू डेफिनेटली, तो उस हिसाब से चेक कर सकते हो। अब जैसे ये दे रखा है, मुझे ये फॉर्म दे रखी है, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर वाली सिमेट्रिकल बाइलिनियर फॉर्म है, और मेरे को इसमें चेक करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। एक तो बाइलिनियर फॉर्म हो, दूसरा सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म हो, तीसरा पॉजिटिव डेफिनेट हो। पॉजिटिव डेफिनेट का ये सीन है कि बी का बी से इनर प्रोडक्ट जब करवाएं तो ग्रेटर देन 0 आए, ना कि इक्वल टू 0 और लेस देन 0, राइट, और बी यहाँ पे 0 है भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि इनर प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो ए स्क्वायर ए बी, तो ये आप निकालोगे तब आंसर आपका 0 आएगा, मतलब किसी भी ए या बी की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो ये इसके लिए IP भी नहीं होगा, इनर प्रोडक्ट भी नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखा है A4×4 की ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है, इसका रैंक दे रखा है 2, और हमें ये मान के चलना है कि ए डायगोनलाइजेबल है भी नहीं, मतलब इसके जो फैक्टर है वो लीनियर तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि फैक्टर लीनियर होते हुए क्या हो जाएंगे, डायगोनलाइज हो जाएंगे। और इसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो रियल एंड डिस्कनेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे आइगन वैल्यू डिस्कनेक्ट हुई वैसे तो ये डायगोनलाइज हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक कंडीशन गिवन है ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, मैट्रिक्स है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि हमें ये क्या दे रखा है, एनालिटिक पॉलिनोमियल, और एनालिटिक पॉलिनोमियल दिया होता है तो इसमें कुछ नहीं, एक ही जगह पे एक्स रिप्लेस कर दो ऐसी चीज़ों में। अब ये दिया हुआ है तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया एक्स को, तो इस तरह का फैक्टर इसको थोड़ा सा बना लिया, कंबाइन कर लिया। अब इसका हम मिनिमम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, क्योंकि रैंक 2 है तो उस हिसाब से देख लेना। इधर एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाला तो मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि रैंक तो मैंने 2 ही दे रखी है। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर ले लिया, लीनियर बन सकता है x-1, एक एक्स सिंपल भी हो सकता है, एक्स -1 भी हो सकता है,
है ना, और एक x-1 भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखा है भाई। मैट्रिक्स तो 4x4 की है ना, तो इस वजह से ये 3 वाला भी हो सकता है। अब सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये दे रखी है, अगर ये हो तो इसका मतलब क्या है कि a² बराबर 0, मिनिमल पॉलीनोमियल यही तो होता है। लेकिन क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि a² तो 0 नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद x-1 है, बट a इज़ नॉट अ डायगोनलाइजेबल, लीनियर फैक्टर है और डायगोनलाइजेबल नहीं ये दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर ये हम ये करेंगे तो अगर a² बराबर, इसका मतलब ये ना ये बराबर 0 है, तो ये तो गिवन है ना तो मैं कि a² बराबर 0 नहीं है, तो दिस ऑल्सो रॉन्ग। तो ओनली जो दे रखा है वो भी एनालिटिक पॉलीनोमियल हो सकता है, और इस वाले में लीनियर फैक्टर तो डायगोनलाइजेबल होगा नहीं, तो बच्चे ये अब ये हमारी एनालिटिक पॉलीनोमियल भी है, मिनिमल पॉलीनोमियल भी है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 0 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू निकल के आ रही है, जबकि मेरा डायमेंशन 4 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक तो आइगन वैल्यू और होगी, वो तो या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जो लैम्डा बराबर 0 के लिए अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2, है ना, और इसके लिए 1, 0 आए तो लगा के देख लो यार, 0 की 3 मल्टीप्लिसिटी आएगी तो बेटर है, तो ये हमें एनालिटिक पॉलीनोमियल मिल जाएगा। मेन चीज़ तो ये आनी चाहिए कि जो इस टाइप की क्वेश्चन रखी ना उसका हमेशा एनालिटिक पॉलीनोमियल बनाओ, और फिर उसकी कॉम्बिनेशन बना के देख लो गिवन कंडीशन में कौन से मिनिमल पॉलीनोमियल बन रहा है। नहीं, मिनिमल पॉलीनोमियल बनते ही आइगन वैल्यूज हो जाएगी, और आइगन वैल्यू हो जाएगी तो जॉर्डन ब्लॉक भी बन जाएगा तुम्हारा। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, अभी मेरे को डायरेक्ट देख रही है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, की रैंक निकालनी तो रैंक तो 1 है। 6x6 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखा है, मिनिमल पॉलीनोमियल दे रखा है, JC निकालना है। मिनिमल पॉलीनोमियल की पावर है वो तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है, कि मतलब इतना, जैसे पावर 1 दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 ऑर्डर का मैक्सिमम ब्लॉक बनेगा, ठीक है। और इधर 2 दे रखी है, इसका मतलब है कि 2 ऑर्डर का मैक्सिमम ब्लॉक बनेगा। अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। स्टिक्स इक्वेशन में 4 दे रखा है, मिनिमम पॉलीनोमियल में दे रखा है 2, ठीक है। तो इसके एक तो 2 ऑर्डर का मैक्सिमम ब्लॉक बनेगा, और ब्लॉक बनने चाहिए टोटल 7 का 4 होना चाहिए। अब तुम कैसे बना लो, 1 2 का बना रहे हो तो 2 1 1 के बना लो, या फिर 1 2 को तो दूसरा 2 का बनाओ, ये होता है। तो बेसिकली जो JC होता है वो क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज प्लस सब डायगोनल निलपोटेंट और या सुपर डायगोनल, 2 एंट्रीज होती है, डायगोनल एंट्रीज, सब डायगोनल या सुपर डायगोनल। ये डायगोनल एंट्रीज हो गई, या तो सब ट्रायंगुलर डायगोनल ले लो या फिर अपर ट्रायंगुलर ले लो, इस हिसाब से जॉर्डन ब्लॉक देख लो, लोअर वाला भी हो जाएगा अपर वाला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, इस हिसाब से टिक कर लो। बताओ उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होता है, नॉर्म का स्क्वायर, अगर UVW वेक्टर्स है और UVW 2 2 दे रखे हैं नॉर्म, ठीक है, और हमें कंडीशन दी हुई है कि UV इनर प्रोडक्ट 0 है, UW 1 दे रखा है, UW है ना, और VW के साथ 1 -1 दे रखा है, तो हमें स्टेटमेंट चेक करने हैं। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट चीज़ ये सीखो कि कोई भी इनर प्रोडक्ट का 0 दे रखा है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ये चीज़ समझो, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन दे रखी है तो इसको खोलना सीखो, स्क्वायर करोगे मतलब 2 इनर प्रोडक्ट ये मतलब है ना इसका, 1 और 1 करते जाओ, W वाले फिर वैल्यूज़ रखोगे आप, उसको करते जाओगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये स्टेटमेंट चेक करना है कि ये एक फॉर्म दे रखी है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रही है कि 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो पहली चीज़ तो समझो कि U1 V 0 है हमारा, U परपेंडिकुलर टू V है, इसका मतलब V ये तो ऑर्थोगोनल तो है ही, और इसके लिए मल्टीप्लाई कर देने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर U भी ऑर्थोगोनल है और इसमें हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो स्केलर रहेगा ही, ठीक है। तो फिर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो U and V 2 दे रखे हैं, ओके, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ही क्योंकि ये पूरा एक स्पेन जनरेट कर देगा, सब स्पेस तो होगा। इसकी डायमेंशन कितने भी, डायमेंशन 2। U and V आपस में तो 0 नहीं है, लेकिन वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तब जाकर उनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब U भी नॉट इक्वल टू 0, तो डायमेंशन में कम से कम 2 वेक्टर तो है ही जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी सबकी, इसकी 2। चेक करना हो कि कौन से वेक्टर ऑर्थोगोनल है दोनों का, वो इनर प्रोडक्ट करवा के देख लो,
या प्रोडक्ट का बनेगा 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा कि यू वी डब्ल्यू नेसेसरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा केस दे रखा हो ना, तब इन तीनों में कॉम्बिनेशन बना देना, लीनियर अल्फा बीटा गामा का कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, सबसे पहले एक एक करते जाओ, क्योंकि यू का यू से करते जाओ, यू का यू से करोगे तो वैल्यूज़ दे रखी है तुम्हें सारी, 3 इक्वेशंस बनेंगी, तीनों करके देख लेना। अगर 0 नहीं आता है तो एल आई हो जाएगा, और 0 जाता है तो एल डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एल आई है। तो तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक सिमेट्रिकल वाली फॉर्म दे रखी है, आर क्यूब से आर तक डिफाइन है, तो यहाँ एंड उसमें आपको इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले देखना कि आर क्यूब से आर पे जा रही है, तो इसका जो सबसे पहले रैंक होगा वो 1 होगा, तो ये तो ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इधर रखी कि एफ अल्फ़ा बीटा 0 हो, मतलब जहाँ पे 0 हो रहा है वो तो जैसे कर्नल हो गया, नलिटी हो गया, तो डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ नलिटी पूछी है, रैंक 1 है, टोटल डायमेंशन 3 है, डायमेंशन ऑफ नलिटी तो वैसे भी 2 ही हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक यहाँ पे दे रखा है कि एफ अल्फ़ा 0 इज़ अ लीनियर सब स्पेस ऑफ डायमेंशन 2, तो टी अल्फ़ा 1 टी 2 अल्फ़ा 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 एल आई वैक्टर है जिसमें कि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0, डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2। किसकी रैंक देखो, इक्वेशन में दे रखा है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, जबकि हमने इसकी रैंक 1 निकाली थी। रैंक 1 का मतलब है कि आउटपुट में सिर्फ एक ही वैक्टर है, और अगर आउटपुट में सिर्फ एक ही वैक्टर है, एक आइगन वेक्टर से एसोसिएट वैल्यू भी एक ही मिलती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, पर दोनों नहीं हो सकती। और जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 तब होता है जब या तो आइगन वैल्यू ही 0 हो जाए, या फिर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंडेफिनेट हो जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रैंक नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू के बराबर रैंक, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। देखो, एक ब्लॉक मैट्रिक्स दी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, इसका ब्लॉक मैट्रिक्स को आप अलग अलग ब्लॉक का भी आप निकाल सकते हो आइगन वैल्यू, है ना। जैसे कि हमने सिर्फ इस, और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, अदरवाइज ये पॉसिबल होता। अलग अलग ब्लॉक की हम डिटरमिनेंट निकाला, वैल्यू 1 आया, तो इसकी अलग अलग डायगोनल एंट्रीज पे इसकी आइगन वैल्यू 1 1 हो जाएगी। ठीक है, इधर आप निकाल रहे हो, इसका डिटरमिनेंट क्या है -1, तो इसकी आइगन वैल्यू 1 -1 हो जाएगी उस तरीके से। तो टोटल यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू हो जाएगी 1 1 + 1 एक -1 है। इसका सिग्नेचर निकालना है तो सिग्नेचर निकाल सकते हो 2। हमें ये गिवन है कि मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिकल है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है तो डायगोनलाइजेबल होगी डेफिनेटली। उसके परमुटेशन भी गिवन है, तो ये जो 1 1 के फॉर्म में दिए होते हैं स्टैंडर्ड आइगन फॉर्म के फॉर्म में, तो ये परमुटेशन है, और परमुटेशन इज़ ऑलवेज इन्वर्टिबल। दो चीज़ें पता चल गई, इसका मतलब है इन्वर्टिबल है कोई चीज़, इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है। ठीक है, और नब ट्रेस आप फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेस 2 दे रखा है, सही चीज़ें आप देखते पता लगा सकते हो कि सबसे पहले तो ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो परमुटेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है, डायगोनलाइजेबल होगा, इन्वर्टिबल होगा। चीज़ तो इसमें सिमिलैरिटी चेक करनी है कि कौन सा सिमिलर है नहीं, तो हमें 2 चीज़ चेक करनी पड़ेगी, रैंक और सिग्नेचर। कॉम्प्लेक्स के लिए तो हम रैंक चेक कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हमें मैट्रिक्स ब्लॉक मैट्रिक्स निकाल लो, उसका मतलब निकल ही जाएगा मैट्रिक्स। तो अब हम निकालो तो रैंक 3 आ रहा है, वैसे इसका रैंक 4 होना चाहिए था, तो रैंक और बिकॉज इसका तो 4 रैंक है ना, तो मैच नहीं हो रहा, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो नहीं होगा। इस तरीके से निकाल लो, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आपको यूनिट वेक्टर्स दे हुए हैं, यूनिट वेक्टर्स मतलब क्या, जिनका नॉर्म 1 होता है उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका एक फॉर्मेट दे रखा है कि नॉर्म स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट का भी स्क्वायर है, इस टाइप से, और ये समेशन दे रखा है। तो देखो, ये 1 है, एक समेशन होगा, दूसरा समेशन होगा, 1 से 1 कट जाएगा, बाकी जो टर्म है वो तो 0 होती जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि जो v1 है उसके सारे वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर। अब सारे वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए आई ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि v1 से लेकर vr आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, एंड ये फॉर्म कर लेगी एक बेसिस ऑफ Rn। अब देखो, क्वेश्चन दे हुआ है कि एक रियल मैट्रिक्स दे रखी है AB और BA। ठीक है, ये n क्रॉस n है, ये n क्रॉस n है, और इस पूरे का डायमेंशन क्या है 2n क्रॉस 2n। ठीक है, तो ऐसे केस में जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू होगा A + B का। ठीक है, और जो
अगर लैम्डा ए प्लस बी का आइगन वेक्टर है तो लैम्डा सी इसका भी आइगन वेक्टर हो आइगन वैल्यू होगी। हाँ ठीक है ये। और अगर लैम्डा ए माइनस बी की आइगन वैल्यू है तो जो लैम्डा है वो ई माइनस वी मतलब सी की भी क्या होगी आइगन वैल्यू। ठीक है, पर ये सही नहीं कि अगर लैम्डा ए या बी में से किसी की मतलब कॉम्बिनेशन में तो ये सी का बैठ जाएगा, बिना कॉम्बिनेशन के तो सी में नहीं बैठ रहा, फिर इसका आइगन वैल्यू नहीं होगा। और इसमें रहेगा कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ सी आर रियल, तो रियल तब होता जब सिमेट्रिकल होता। सिमेट्रिकल तब दे नहीं रखा क्वेश्चन में, अगर ए और बी क्वेश्चन में सिमेट्रिकल दे जाते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, आपके यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है R4 से R का है लीनियर मैप, नल स्पेस इसका दे रखा है XYZ W, ठीक है, बराबर 0 है। तो रैंक क्या दे रखी है ये T-4 I is 3, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि लैम्डा आइगन वैल्यू 4 के लिए जो ये रैंक हो रही है वो 3 हो रही है, और मिनिमम पॉलिनोमियल ये गिवन है, मुझे सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये एक नल स्पेस दे रखा है, तो डायमेंशन कितनी हो गई 3, ठीक है। फ्री वेरिएबल तो 3 हो जाएंगे, 3 हो गए, डायमेंशन 3 हो गई, रैंक दे रखी है 3, तो बेसिकली नल जो नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल है वो 3 हो गए। नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल अगर 3 है तो वही तो ज्योमेट्रिसिटी होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। ओके, तो का मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, तो डायगोनलाइजेबल होता है इसका मतलब है कि जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर में आते हैं। इसमें एक और आएगा AM और GM करके देख लो, फिर लैम्डा बराबर 4 के लिए आपके AM और GM बराबर आ रहे तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, मतलब जो 4 की वैल्यू है वो 1 आ रही है तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर लीनियर होते हैं तो डायगोनलाइजेबल होता है, AM बराबर GM होना चाहिए, ठीक है। कुछ जब भी कोई मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा होता है अगर वो लीनियर फैक्टर्स में है तो डायगोनलाइजेबल है, जिसमें AM बराबर GM है, ठीक है। और सारे आइगन वैल्यूज़ होती है वो रियल होती है अगर AM बराबर GM है, और आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो रियल है, मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिकल है, डायगोनलाइजेबल यानी AM बराबर GM, नॉर्मल वेक्टर डायगोनलाइज। मैट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका है कि जितनी भी डायमेंशन है उसमें से रैंक माइनस कर दो, रैंक A माइनस लैम्डा I, मतलब कि लैम्डा जैसे कि लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू 1 है तो 1 को I से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये डायगोनल टर्म्स को मल्टीप्लाई माइनस में से रिड्यूस करते जाओ, जो भी रैंक आएगी वो यहाँ पे रैंक आ जाएगी। इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, वो दोनों बराबर आ जाएगा तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। इस तरह से मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। अगर सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रखी है डायगोनल पे तो फिर वो डायगोनलाइज होगा ही होगा, और जिनमें नहीं दे रखी डिस्टिंक्ट वैल्यू उनके लिए फिर आप AM बराबर GM निकाल के देख लो। सिमिलर है B के A मैट्रिक्स, तो सिमिलर कब कह सकते हैं हम उसको, जब सारी आइगन वैल्यू सेम हो, ट्रेस सेम हो, मतलब ऐसे कि अगर A सिमिलर है B के, ये आपको दे रखा है तो ये भी याद रखना कि दोनों की आइगन वैल्यू सेम होंगी, ट्रेस भी सेम होगा, दोनों का डिटरमिनेंट भी सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी सेम होगी, मिनिमम पॉलिनोमियल सेम होगा, रैंक भी सेम होगी, और AM बराबर GM भी होगा। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन दे रखी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिमिलर है कि नहीं, लेकिन अगर सिमिलर है A B के तो आइगन वैल्यू सेम, ट्रेस सेम, डिटरमिनेंट सेम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम, मिनिमम पॉलिनोमियल सेम, रैंक सेम, AM बराबर GM सेम, JC फॉर्म तक सेम आ जाएगी। कुछ भी सिमिलर चेक करना हो किसी भी फील्ड के ऊपर तो सबसे पहले हम देखते उसके फील्ड के एलिमेंट आ कहाँ से रहे हैं, है ना। अगर फील्ड के हमें कोई भी फील्ड पे डिफाइन करना है, फील्ड के एलिमेंट उसी फील्ड में से आ रहे हैं तब तो वो डिफाइन हो जाएगा सिमिलर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने पूछा है रैशनल नंबर और हमें रियल फील्ड दे रखी है, तो रैशनल तो रियल के अंदर होता ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि इज डायगोनलाइजेबल ओवर फील्ड रैशनल क्यू, तो ये वाला गलत क्यों दे रखा है। सबसे पहले ए का क्या निकाल लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लिया मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि ये क्या दे रखी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है ना, दैट्स वाई। डायगोनल एंट्रीज देख लो, x-2 2 बार आ रहा है और x-3, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा इसमें, तो अगर ये लीनियर आ जाएगा तब तो ये डायगोनलाइजेबल हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर ये फैक्टर आ रहा है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। दिमाग लगा लो, तो ये सिमेट्रिकल नहीं दे रखी, और अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि ये डायगोनलाइजेबल है ही नहीं है, आगे सॉल्व भी मत करो। फैक्टर्स नहीं होंगे, फिर ये वाला मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखोगे मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और फिर
आप पाओगे ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका एंट्रीज चेक कर लो, अगर जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया होता तो फिर ये गलत हो जाता मामला। यहाँ पर रैशनल दिया होता तो रैशनल तो रियल के अंदर आता है, इस वजह से सही है। चेक करना कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो हो जाएंगे, डिफरेंट आइगन वैल्यूज है तो ठीक है। ब्लॉक मैट्रिक्स बना के देख सकते हो। अब इस तरह की जो अपोजिट डायगोनल पे आते हैं तो ये बेसिकली डायगोनल्स होते हैं ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, पर यहाँ पे अगर रियल फील्ड दे रखी है तो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर तो डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब हाँ, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ की लैम्डा में है ये। अब ये मैट्रिक्स आप देख सकते हो, कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिकल है तो डायगोनलाइजेबल होगी, आगे चेक नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल फिर ये नहीं होगी, इसको मत करो, हटाओ। कुछ नहीं दे रखा है कि इस तरह का सॉल्यूशन स्पेस दे रखा है Vx बराबर 0, मतलब ये नल स्पेस है। उसके बाद A4x4 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ मतलब 2 को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बन के जो इसकी डायमेंशन आ रही है वो 2, मतलब बेसिकली रैंक दे रखी है, और 4 को मान के कितनी आ रही है 1 इसकी डायमेंशन, और रैंक 3 दे रखी है। तो हमें ये स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 इज़ 1, क्योंकि 1 क्या दे रखा है यहाँ पे, LI वेक्टर्स कॉलम स्पेस में 1 है, तो वही तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 इज़ 1, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 2। इतना समझ आया? ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 3 दे रखी, टोटल डायमेंशन हमारे पास 4 है, तो 4 में 3 1 इज नलिटी, तो मतलब एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। बाकी 2 और 4 तो गिवन ही है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। नलिटी बना रहा है तो डिटर्मिनेंट तो 0 बनेगा, ठीक है। ए इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल, जबकि ए डायगोनलाइजेबल होगा। वाई? लैम्डा बराबर 4 के लिए AM बराबर GM आना है हमारा। मल्टीप्लिसिटी 1 नहीं आ रही है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो इसके बराबर है, इससे ग्रेटर है, इसके बराबर होगी तो ये तो हो जाएगा ना डायगोनलाइजेबल। इस निकाल के देख लो भाई, आइगन वैल्यूज़ देख लो क्या क्या हो रही है। डायगोनलाइजेबल है तभी तो ट्रेस निकालोगे ना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर फील्ड C, ऑल पॉलिनोमियल वेरिएबल x डिग्री एट द मोस्ट 3, लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज अ मैट्रिक्स D, ठीक है। तो मुझे सही स्टेटमेंट चेक करना है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल दे रखा है, तो मैं डिग्री एट मोस्ट 3 दे रखा है, तो ये होता है 3 डिग्री का, 1 से स्टार्ट होता है, 1 x स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएशन करके चलो, ठीक है। फिर उसको कॉलम वाइज पुट कर रहे हैं, और जैसे 0 है, 0 प्लस समथिंग, तो उसको कॉलम वाइज पुट करो, 1 प्लस समथिंग समथिंग, फिर कॉलम वाइज पुट करो, तो फिर ये यहाँ पे, फिर इसको कॉलम वाइज, फिर ये इसके एलिमेंट्स के सब के कॉफिशिएंट कॉलम वाइज पुट करना है, ठीक है। फिर इसका रैंक देख लो, 3 आ गया, ठीक है। तो अब पुट करते हो, ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, हाँ आ रही है, ठीक है। अब इसका JC निकाल के देख लो, ये हो रहा है क्या, मैट्रिकल नहीं तो डायगोनलाइजेबल नहीं, हटाओ। रैंक 3 है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। पे दे रखी है एक मैट्रिक्स 3x3 की रियल एंट्रीज दे रखी है, और हमें ये दे रखा है कि नेसेसरली डायगोनलाइजेबल है ओवर R, पर ये नेसेसरली डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती, क्योंकि रियल तो दे रखी है लेकिन डिस्टिंक्ट थोड़ी दे रखी है। अगर डिस्टिंक्ट दी होती तब तो ये हो जाता, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि A हैज़ अ रियल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू देन इट इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर, दिस इज़ करेक्ट। आइगन यहाँ पे दे रखा है कि हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रियल, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फील्ड दे रखा है इसलिए वजह से रियल नहीं दे रखी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि डिस्टिंक्ट तो है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ A नॉन जीरो देन इट इज़ अ डायगोनलाइजेबल ओवर C। सब ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं दे रखी, जब तक डिस्टिंक्ट ना दे रखी हो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं, और जब लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं तभी डायगोनलाइजेबल है वो। चाहे एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कहती थी, A² में अगर कुछ भी दे रखा है तो उसको एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनाना ही पड़ेगा। फिर इस तरीके इससे काफ़ी सारे फैक्टर पॉसिबल है, तो अनकाउंटेबली ए सेटिस्फाई अबव। इस टाइप की है ना, 1 1 1 आइगन वैल्यू है, तो चाहे से A कर लो चाहे से A² कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ A ऑलवेज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ A²। आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक मिलेंगे ना, वो डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्रिसिटी पे। अगर ज्योमेट्री से मल्टीप्लिसिटी 2 दे रखी है तो उतने ही हमें फिर जॉर्डन ब्लॉक मिलेंगे। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से सम ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स। वैल्यू सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी सेम होंगे, ये भी याद रख लो। जो इसका A का और A² का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, तो यहाँ पे चेक करना डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, तो
डिस्टिंक्ट एंट्री इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल डायगोनलाइजेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे सेम एंट्रीज दिख रही है, वहाँ पे हमें ए एम जी एम निकालना पड़ेगा। भाई आइगन वैल्यू 2 के लिए 2 आ रही है, ए एम जी एम निकालेंगे, डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2 आए, निकाली 1 आ गई, ए एम नॉट इक्वल टू जी एम टू नॉट डायगोनलाइजेबल। D3 वाला है तो 3 के लिए निकाले ए एम 2, जी एम निकालेंगे 2 आ जाएगा, डायगोनलाइजेबल है। की एंट्री डी दो के मैट्रिक्स लगे, बस सम कर लिया करो उनका, 3 सम आ रहा है, 3 सम आ रहा है, दिख ही रहा है मेरे को कि 3 एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी, राइट। अब उसके बाद उसका ट्रेस कितना दे रखा है 5, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, प्रोडक्ट भी निकाल के देख सकते हो। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ जाती है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे ध्यान में रखना है कि इनका सम सेम तो नहीं आएगा, सेम आएगा तो वो एक आइगन वैल्यू हो ही जाएगी। और फिर उसका ट्रेस निकाल के देख लो, उसमें से एक माइनस कर दूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी सारी वैल्यू फील्ड के अंदर से ही आए, पहली बात तो सारी आइगन वैल्यू। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ट्रायंगुलर कब कह सकते हैं कि एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना ले और डायगोनलाइजेबल हो जाए। अगर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाए डायगोनलाइजेबल हो जाए तो उसको ट्रायंगुलर कह सकते हैं। पे पॉलिनोमियल आपको लेस देन 2 दे रखा है, पॉलिनोमियल लेस देन 2 का मतलब है 2 तक लेना है हमें, 1 2। ठीक है, फिर हम इस फॉर्मेट में डाल के देख रहे हैं वैल्यूज़ को, फिर वही है, इसको कॉलम वाइज पुट करना वैल्यूज़ को, टोटल इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है। तो टोटल इंडिपेंडेंट 5 एंट्रीज आ जाएंगी जो नॉन ज़ीरो है, बस ये निकालना था। मेन चीज़ ये कि इसको सॉल्व बनाना चाहिए।